नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम अपनी एमपीपीएससी की वीडियो सीरीज में एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और जो हमारी यह चर्चा है वह प्रीलिम्स एग्जाम के यूनिट 3 इकाई 3 तक के सिलेबस पर पहुंच चुकी थी। इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है यूनिट 4 एवं उसके आगे के सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट 4 में लिखा हुआ है हमें अध्ययन करना होगा भारत एवं विश्व के भूगोल के बारे में, इंडियन एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। इसके अंतर्गत हमें बात करनी होगी भौतिक भूगोल की, जिसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत हमें भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेशों की चर्चा करनी होगी। फिर प्राकृतिक संसाधनों की बात हमें करनी होगी, जिसके अंतर्गत हम वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं सफारी, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, आपको बताना है देश में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपके पास ऑप्शन है 105, 106, 107 और 104। कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में कितनी है और दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक भूगोल की बात हमें करनी होगी। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम बात करेंगे जनसंख्या संबंधी, जनांकिकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियां। दोस्तों, जनसंख्या से हमेशा प्रश्न आते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, फिर चाहे वह मध्य प्रदेश की जनसंख्या हो या भारत की जनसंख्या हो। इसे हम जनगणना भी कह देते हैं कि जनगणना से प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? सबसे साक्षर जिला या राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है, किस राज्य का है। इस प्रकार से प्रश्न जनसंख्या से अक्सर पूछे जाते हैं, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों, आर्थिक भूगोल की चर्चा भी हमें करनी होगी। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन जैसे उद्योग, यातायात के साधन, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इनकी चर्चा हमने मध्य प्रदेश का जो भूगोल था, एमपी की जो ज्योग्राफी थी, उसके अंतर्गत भी करी थी। तो वो सारी चीजें वही होती हैं जैसे कि हम इतिहास में कर रहे थे। मध्य प्रदेश का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, इसी प्रकार से भारत का प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, सेम चीज ज्योग्राफी पर लागू होती है। यही चीज आप पॉलिटी में भी देखेंगे। ठीक है। फिर दोस्तों, विश्व के महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कौन सी नदी किस महाद्वीप से गुजरती है। इन सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए आपको सिलेबस को आगे बढ़ाना होगा। फिर दोस्तों, देश, महासागर, कितने महासागर हैं, किस महासागर से कौन सा देश या कौन सा महाद्वीप सीमाएं बनाता है, ये सारी चीजें, नदियां, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये वाली नदी किस महाद्वीप में बहती है, पर्वत, सबसे लंबा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, इन सारी बातों पर चर्चा करनी होगी। फिर विश्व के प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे। फिर परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की चर्चा करनी होगी। अक्सर विद्यार्थी परंपरागत एवं गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उनको नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में जोड़ देते हैं। दोस्तों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो प्राचीन काल या पुराने जमाने से या बहुत पहले से उपयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और जो गैर परंपरागत होते हैं, उनका मतलब है जो अभी हाल ही में जिनका उपयोग चालू हुआ है, जो उपयोग करने में नवीन है, लेटेस्ट है, उन्हें हम कहते हैं गैर परंपरागत। और नवीकरणीय क्या होते हैं दोस्तों? जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, एक बार दोहन करने के बाद उन्हें हम फिर से उपयोग में ला सकते हैं। और गैर नवीकरणीय कौन से होते हैं या अनवीकरणीय कौन से होते हैं? जिनका एक बार उपयोग करने के बाद हम उनको दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते या उपयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ऊर्जा संसाधनों को हम कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं वे नवीकरणीय भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो परंपरागत है, जो पहले हम यूज करते आ रहे हैं, वे अनवीकरणीय ही होंगे। इसलिए मैंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। अब आपको एग्जाम्पल बताना है हमें, ऐसा कौन सा ऊर्जा का संसाधन है या ऐसा कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो परंपरागत होते हुए भी नवीकरणीय है। कमेंट सेक्शन में आप हमें इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। तो इस प्रकार से दोस्तों, यूनिट जो 4 है वो कवर होगी। फिर हमें बात करनी है यूनिट 5 की। यहाँ पर हमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करनी होगी या पढ़ाई करनी होगी। जैसे कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, अर्थात राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा,
उच्च न्यायालय आदि। प्रश्न कैसे आएंगे? राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल किस सजा को माफ कर सकता है? नियुक्ति कौन करता है? इनका कार्यकाल कितना होता है नहीं होता है? इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है बस वह किस संविधान संशोधन के आधार पर निर्धारित करी गई थी, कितनी है संख्या? करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में इस मंत्री के पद पर मध्य प्रदेश में कौन नियुक्त है। फिर विधानसभा की बात आएगी। विधानसभा की कार्य प्रणाली को लेकर भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ लेता है कि नहीं लेता, कौन दिलाता है, कैसा होता है, कितना कार्यकाल होता है ना? इन सारी चीजों पर चर्चा की जा सकती है। फिर उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल, अभिलेख न्यायालय, इन सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी। फिर दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन, दोस्तों अलग से पंचायती राज के बारे में एक लाइन ही दी हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज को पढ़ना, उनके संबंध में आर्टिकल, समितियां, कब शुरुआत हुई थी, और जो बेसिक चीजें हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को पता होना चाहिए, वहां से अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। ग्राम सभा से भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, फिर बारी आती है राज्य की अर्थव्यवस्था की। जो यूनिट 5 है वो दो भागों में विभाजित है, आ और बा। तो जो बा पार्ट है उसमें बात की जा रही है कि आपको राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, मैंने आपसे पहले कहा था हर बार 2-3 प्रश्न जनगणना से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास के बारे में आपको चर्चा करनी होगी। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमें चर्चा करनी होगी। राज्य अलग अलग योजना चलाते हैं, तो कौन सी योजना किससे संबंधित है, क्या उसमें उपबंध है? योजनाओं में तो दोस्तों सन से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जो योग्य उम्मीदवार हैं उस योजना का लाभ लेने के लिए उनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उनकी आयु पूछ ली जाती है, क्या उनको बेनिफिट दिए जाएंगे, ये सारी चीजें उनसे पूछ ली जाती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है यूनिट 6 या इकाई 6 की, जिसमें हमें भारत के संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था की चर्चा करनी होगी। इसमें सिलेबस में दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। अक्सर विद्यार्थी 1909 पढ़ लेते हैं, उससे प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन 1909 सिलेबस में है नहीं और 1935 को छोड़ देते हैं। तो जो सिलेबस में चीजें दी हुई हैं सबसे पहले उनका हमें बढ़िया तरीके से अध्ययन करना है, और फिर बाकी यदि आपकी इच्छा है तो थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना, क्योंकि वैसे भी समय कम रहता है, और आपने सिलेबस के बाहर ज्यादा चीजें पढ़ ली तो आपका ज्ञान तो बढ़ जाएगा, लेकिन पेपर में परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बढ़ेगी इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं है। सिलेक्शन उसी का होगा जो सिलेबस के दायरे में बंधकर अपनी तैयारी को मजबूत करेगा और उस सिलेबस में पढ़ी हुई चीजों का बार बार रिवीजन करेगा। तो दोस्तों फिर हमें 1919 और 1935 के अधिनियम को पढ़ना होगा। 1919 का जो अधिनियम है उसे हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। फिर दोस्तों संविधान सभा के बारे में आपको पढ़ना होगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष थे, किन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्य थे, जब संविधान में फाइनल हस्ताक्षर हो रहे थे तब कितने सदस्यों ने उसमें हस्ताक्षर किए थे, महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। अंतरिम सरकार भी दोस्तों इसी में आ जाएगी। अंतरिम सरकार में कौन किस पद पर कार्यरत था, इन सारी चीजों की चर्चा संविधान सभा के अंतर्गत हम करेंगे। ठीक, फिर संघीय कार्यपालिका की बात होगी, राष्ट्रपति की बात होगी, संसद की बात होगी। राष्ट्रपति के संबंध में उपबंध, राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों के संबंध में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। संघीय कार्यपालिका से लेकर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। संसद के संबंध में जैसा कि हमने बात की थी विधानसभा मध्य प्रदेश, उसी प्रकार से दोस्तों संसद के संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्टिकल नंबर 105 का संबंध किससे है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर दोस्तों बात आती है नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। मौलिक अधिकारों के संबंध में आर्टिकल, उनकी व्याख्या के संबंध में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कहाँ लिखी है, भाग 4A में लिखी हुई है, तो उनके संबंध में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। निम्न में से कौन भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब कितने मौलिक कर्तव्य थे? जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह क्या है, उसे कब जोड़ा गया? ऐसी ऐसी चर्चाएं
या ऐसी ऐसी बातों की जानकारी आपको एकत्रित करनी होगी। फिर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनसे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं। स्पेशली आर्टिकल नंबर 41-42 इनके एबीसीडी बहुत कंफ्यूज करते हैं, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक, आप हमें बताएं जो हमारे देश में डीपीएसपी है उनका विभाजन 3 भागों में किया गया है, उन 3 भागों के नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर बारी आती है संविधान संशोधन की, आर्टिकल 368 की, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी होती है। किस प्रकार के उपबंध में संशोधन हम किस प्रकार के संविधान संशोधन के माध्यम से कर सकते हैं? राज्यों को नाम परिवर्तन करना है तो इसमें किस प्रकार की, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो इसमें किस प्रकार का संविधान संशोधन करना आवश्यक होगा, इन सारे बिंदुओं पर हमें बात करनी होगी। फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था की बात भी हम करेंगे, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में किस अनुच्छेद के आधार पर काम करता है। इसके अलावा दीवानी फौजदारी न्यायालय के संबंध में, अपीलीय क्षेत्र अधिकार का उपबंध सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में किस आर्टिकल में है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के संबंध में आर्टिकल पूछ लिए जाएंगे, कार्यकारी न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं अक्सर आपसे पूछ लिए जाएंगे न्यायालय के संबंध में, फिर चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास एवं विदेशी व्यापार की, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंध में आपको सारी चीजों को पढ़ना होगा। दोस्तों EXIM इसका फुल फॉर्म बताएं, यह क्या है। यदि कुछ ऐसी संस्था है, आपको यह भी बताना किस प्रकार की संस्था है। यदि आपने बता दिया तो फिर यह भी बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। फिर दोस्तों वित्तीय संस्थाओं में आपको रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, NSE, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिसे हम NBFC कहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों चर्चा की जाती है यूनिट 6 में पॉलिटी और इकोनॉमी की। फिर दोस्तों यूनिट 7 इकाई 7, इसमें हम विज्ञान एवं पर्यावरण की चर्चा करते हैं। विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के बारे में, आर्किमिडीज का नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है, गति के नियम क्या है, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। पाउली का वर्जन नियम, हुंड का नियम, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। फिर इसके अलावा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसरो, सार्क, बार्क, इन सारे बिंदुओं पर हम इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं। फिर परिस्थिति एवं जैव विविधता, पर्यावरण एवं जैव विविधता भी हमारे सिलेबस में शामिल है, तो इसकी चर्चा भी हम करते हैं। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पादन तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अप्रोच, इन सब की चर्चा करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में जो मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार के, उनका अध्ययन करना होता है। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम की चर्चा होती है। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके प्रबंधन के बारे में भी हमें अध्ययन करना होता है। इनके संबंध में जितने फैक्ट्स होते हैं उनसे डायरेक्ट प्रश्न MPPSC पूछ लेती है। जैसे AQI आपने सुना होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इनमें किन जो 6 पॉल्यूटेंट हैं उनको शामिल किया गया है। तो इन सारी चीजों की चर्चा हमें करनी होती है और यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। फिर दोस्तों अगली यूनिट है यूनिट 8 या इकाई 8, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें खेल, फिर इसके अलावा भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो खेल संस्थाएं हैं ये करंट अफेयर के अलावा भी आपसे पूछ ली जाती हैं। जो मध्य प्रदेश की खेल संस्था है कि मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, बैडमिंटन एसोसिएशन कब बना था, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, महिला हॉकी अकेडमी कहाँ है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो करंट अफेयर के अलावा भी आपसे मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में पूछ लिए जाते हैं। जो मध्य प्रदेश की खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार हैं, उनके संबंध में, उनकी स्थापना के संबंध में प्रश्न आते हैं। और करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो तो आते ही आते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें स्पेशली रैंकिंग, युद्ध अभ्यास, जो नियुक्तियां होती हैं उनके बारे में, स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर, इस प्रकार की चीजें MPPSC में अक्सर पूछी ही जाती है, क्योंकि इनका सीधे तरीके से सिलेबस में उल्लेख किया गया है। फिर बारी आती है दोस्तों यूनिट 9 की। यूनिट 9 है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो इसमें पहली हेडिंग क्या है, हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रॉनिकी
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में। दोस्तों आप हमें अंतर बताएं इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसकी चर्चा हमने की हुई है हमारी सीरीज में आईसीटी की, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमने आपके लिए यूनिट 9 यूनिट 10 की कंप्लीट प्लेलिस्ट इस चैनल पर अपलोड की हुई है। आप चाहें तो उनका सहारा लेकर इन यूनिट को तैयार कर सकते हैं। फिर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी होती है। या अगर रोबोटिक्स के जन्मदाता कौन है, रोबोटिक्स के जो बेसिक सिद्धांत हैं, नियम है, वे कौन कौन से हैं, किसने नियम दिए थे, पहला मानवीय रोबोट कौन सा है, पहला ये रोबोट, पहला औद्योगिक रोबोट, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, भारत में कौन है, क्या प्रयास किए गए हैं, सरकारी कोई योजना कार्यक्रम, उन सारी बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। हम वायरसेस के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये पर्टिकुलर क्या है, मालवेयर है, रैनसमवेयर है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर ई गवर्नेंस, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट। दोस्तों ई गवर्नेंस में अलग अलग मॉडल भी पूछे जाते हैं, किस राज्य में कौन सा मॉडल चल रहा है, ठीक, ज्ञान दूत मॉडल कहाँ का है, इस प्रकार से चीजें ई गवर्नेंस में पूछी जाती हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इस प्रकार के जो मॉडल्स हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको अवेयर रहना है, क्योंकि कई बार आईसीटी से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम डेली पर्टिकुलर किसी चीज का उपयोग करते हैं, वहां से प्रश्न आ जाएगा और हम गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था। फिर हमें वहां लगता है कि बहुत पढ़ा हुआ, हम सोचते बहुत है लेकिन फिर कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हमें जागरूक रहकर अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों बारी आती है यूनिट 10 की। यूनिट 10 में उल्लेख है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संविधानिक एवं सांविधिक संस्थाओं के बारे में। अब आपको बताना है संविधानिक, सांविधिक एवं गैर संविधानिक संस्थाओं में क्या अंतर है। इन 3 शब्दों में आप हमें अंतर करके बताएं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इन्हें हम आसान भाषा में आयोग कह देते हैं कि जो यूनिट 10 है वो आयोग से संबंधित है। और आयोग में आपसे किस किस आयोग की बात होगी? भारत के निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आर्टिकल 148 से 151 में इसका उल्लेख है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? मानव अधिकार आयोग की, महिला आयोग की। दोस्तों मानव अधिकार आयोग में आपके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग, इन दोनों का अध्ययन करना है। इसी प्रकार से महिला आयोग में बाल संरक्षण आयोग की चर्चा करनी होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर जो धाराएं हैं उनको याद करने में आपको बिल्कुल ज्यादा समस्या जाने वाली नहीं है। सबकी धाराएं बिल्कुल सिमिलर हैं। धाराओं का मतलब है अनुच्छेद। आपको का खा बस जोड़ना है, बाकी आपका काम बढ़िया तरीके से चलना है, ठीक। फिर सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि आयोग से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इनका बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। इनमें दोस्तों बेसिक ऊपर से भी प्रश्न आ जाते हैं, आर्टिकल से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, कुल कितने सदस्य होते हैं, त्याग पत्र किसे देते हैं, नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है। तो बेसिक सी चीजें उनसे प्रश्न आते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है, काफी सारे आयोग दिए हुए हैं तो समान चीजें हमें पढ़नी होती हैं कि कौन नियुक्ति करता है, किसे त्याग पत्र देते हैं, कितना कार्यकाल होता है। तो उसमें फिर हमें कंफ्यूजन होता है। तो उसका समाधान क्या निकल कर सामने आता है कि आप सिमिलर चीजों को एक साथ लिखें और एक साथ याद कर लें, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। यार इसका कार्यकाल इतना था, यार ये केंद्र सरकार को त्याग पत्र देता था, क्या केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करती थी या नहीं करती थी। तो इस प्रकार के डाउट होते हैं, क्योंकि काफी सारे आयोग आप एक साथ पढ़ते हैं। तो ऐसे डाउट या फिर ऐसा कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो एग्जाम में, इसके लिए आपको इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है। और जो एक जैसी चीजें हों उन तथ्यों को एक साथ लिखकर उनको बार बार देखने से वो जो कंफ्यूजन है, संदेह की स्थिति एग्जाम में उत्पन्न होती है, उसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो हमने चर्चा करी थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर 1 के सिलेबस की। और जो हमारा पेपर 2 का सिलेबस है, जो राज्य सेवा परीक्षा के लिए, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके लिए क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए जिसमें 40% मार्क्स, और जो दूसरी कैटेगरी हैं उनके लिए 30% मार्क्स प्राप्त करने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। कैसे? द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण के लिए, ठीक। और जो वन सेवा वाले विद्यार्थी होते हैं उनकी तो मेरिट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर बनती है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो दोस्तों इसमें सिलेबस में
बेसिक सी चीजें शामिल है जिसे विद्यार्थी आसानी से कवर करके इस पेपर को क्वालिफाई कर लेता है। बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान। दोस्तों इनके संबंध में आपसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप प्रश्नों को देखेंगे तब आप इस सिलेबस को बढ़िया तरीके से रिलेट कर पाएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्या जैसे संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार क्रम, 10वीं तक की मैथ्स रीजनिंग की बात करी जा रही है। आंकड़ों का निर्वचन दोस्तों इस प्रकार से आपसे कई बार पाई चार्ट के माध्यम से या आपके लिए ग्राफ आदि के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत कर प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं तक के स्तर का। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर हिंदी के सवाल भी आपसे सी सेट के पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये टिप्पणी को आप ध्यान रखें। 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। ध्यान रखें, इंग्लिश मीडियम वालों को बड़ी समस्या होती है इस चीज में कि सर यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ही नहीं इसका। तो यहाँ पर सिलेबस में आप जब 7वां बिंदु देखेंगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, इसका आपका परीक्षण होना है। आप मध्य प्रदेश में रहते हैं जो कि हिंदी भाषी स्टेट है, तो यहाँ पर जो सी सेट का पेपर है वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कुछ प्रश्न हिंदी माध्यम से संबंधित ही होंगे और कुछ प्रश्न हिंदी के ही होंगे जो विद्यार्थियों को हल करने होंगे। वहां पर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन की मांग नहीं कर सकते क्योंकि उन प्रश्नों का उद्देश्य ही है कि आपकी हिंदी का परीक्षण किया जा सके। क्लियर है इतनी चीजें? ये वाला पॉइंट काफी सारे विद्यार्थी मिस कर देते हैं और एग्जाम देते समय पैनिक उनको क्रिएट होता है। क्यों? उनको लगता है कि यार यहाँ पर तो हिंदी में ही प्रश्न है, बाजू वाले पेज पर देखते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, दूसरे प्रश्न दिखाई देते हैं क्योंकि वो प्रश्न स्पेशली हिंदी की समझ ही आपकी चेक करने के लिए आपसे पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये था सी सेट का सिलेबस। जब आप पेपर देंगे या फिर प्रश्न पत्र को देखेंगे पिछले साल के, तब आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। इसमें आपसे मैथ्स रीजनिंग पूछी जाती है, कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, बेसिक मैथ रीजनिंग आती है, सारे अभ्यर्थी कर लेते हैं और सरल से पैराग्राफ जिसको हम कहते हैं, पैराग्राफ दे देंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। बहुत बेसिक से पैराग्राफ आते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता है। यदि कई बार तो इतनी आसान हो जाती है चीजें कि आप क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर कर देंगे कॉमन सेंस पर, इतने आसान पैराग्राफ आते हैं। तो जो सी सेट है क्वालिफाइंग करने का क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसे क्वालिफाई करने के लिए उतना हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं होती। 20-25 नंबर के सीधे पैराग्राफ आ जाते हैं और फिर नॉर्मल सी चीजें आ जाती हैं जो सारे विद्यार्थी इनको सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है सारा सिलेबस आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हमें चर्चा किस बात की करनी होगी? इसके आगे हम चर्चा करेंगे जो मेंस है उसकी परीक्षा योजना क्या रखी है एमपीपीएससी ने। ठीक है, आप यहाँ पर इस पीडीएफ के माध्यम से इंग्लिश के सिलेबस को भी देख सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस है इंग्लिश में, जैसे हम हिंदी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी यहाँ से इस सिलेबस को जरूर कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना के बारे में। फिर आगे चल के हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे यदि आपका सपोर्ट बना रहा तब। तो बस दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।